हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले की ही खबर है जब पाकिस्तान के अंतर्गत बाढ़ की बहुत ज़्यादा जो घटनाएं हैं वो देखने को मिली और बाढ़ का प्रकोप बहुत ही भयानक रूप से हमारे सामने आया। तो बाढ़ की इन घटनाओं के बाद जो भी स्थितियां बनी, पाकिस्तान की हालत इससे काफ़ी बिगड़ी। वहां पर जानमाल का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, लोगों के रोजगार चले गए, रोजगार के अलावा बहुत सारे लोगों को वहां से विस्थापित होना पड़ा। अब इन पूरी स्थितियों के बाद एक चर्चा उठी पाकिस्तान की तरफ से, जो वहाँ के नेता हैं या हम कहें सरकार के लोग हैं, उन्होंने ये मांग उठाई कि इस पूरी स्थिति के लिए जो जिम्मेदारी है वो विकसित देशों को लेनी चाहिए और इसका हर्जाना अमेरिका या फिर ब्रिटेन जैसे देशों को चुकाना चाहिए। आज के इस डिस्कशन में हम इस मुद्दे पर बात करेंगे कि क्या ऐसी स्थितियां वाकई में इस तरीके से डील की जा सकती हैं, या फिर अगर ऐसे हर्जाने की बात आई है तो ये हर्जाने की मांग क्या केवल पाकिस्तान ने ही की है या इस तरह के कुछ अन्य देश भी हैं जो ऐसी मांग कर रहे हैं। ठीक, टॉपिक की शुरुआत करें। क्या पाकिस्तान में आई बाढ़ का हर्जाना विकसित देश देंगे? इसलिए सवाल खड़ा किया गया है कि पाकिस्तान में जो बाढ़ तो आ गई है, लेकिन जो हर्जाने की बात की गई है वो कितनी हद तक सही है, क्या उसके लिए प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है। न्यूज़ है, डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट, व्हाट इज द आइडिया ऑफ क्लाइमेट रिपरेशन। तो ये एक जो शब्द है ये परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको पूछा जा सकता है क्योंकि जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो मुद्दा है अपने आप में बहुत ज़्यादा सवालों के घेरे में रहता है। इसके अलावा इसमें जो टर्म्स आते हैं सामने वो भी क्वेश्चन के रूप में पूछ लिए जाते हैं, प्रश्न बन जाते हैं, क्योंकि मेंस में तो पूछा ही जा सकता है, इसके अलावा प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। ये जो विषय है इसके अंतर्गत हम किन किन बिंदुओं पर बात करेंगे, तो पाकिस्तान की बाढ़ को थोड़ा सा देखेंगे, किस तरीके की बाढ़ आई, क्यों आई, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। जलवायु हर्जाने की बात इसमें की गई है, तो जलवायु हर्जाना क्या है, किस तरीके से मांग की गई है, कौन इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है। बड़ी बात यह है ना कि हर्जाना तो कह दिया, लेकिन तर्क क्या दिए, किस आधार पर उन्होंने हर्जाने की बात कही। जिम्मेदारी जो ली जानी है जिन जिन देशों की तरफ से जिसके लिए कहा गया है, उनकी क्या स्वीकारता है, क्या वो इस जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार हैं, या इसके पहले कभी उन्होंने कोई जिम्मेदारी ली है, क्या चुनौतियां हो सकती हैं, क्या सॉल्यूशन हो सकता है। और एक प्रश्न जो प्रीलिम्स के लिए होगा और एक प्रश्न जो मेंस के लिए होगा। यह विषय जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 दोनों से ही आप जोड़ सकते हैं। जीएस पेपर 2 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंडों से जुड़ जाएगा, उसके अलावा आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन दोनों से ही जीएस पेपर 3 में भी जोड़ करके देखा जा सकता है। सवाल मतलब इन सेक्शन से आ सकते हैं और जरूरी हो जाते हैं। तो कुछ तस्वीरें हैं यहाँ पर जो पाकिस्तान में आई बाढ़ को यहाँ पर दिखाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आप देख सकते हैं इन स्थितियों में कि सड़कें टूट गई हैं, लोग इधर से उधर दौड़ रहे हैं, किसी का बच्चा गुम गया है, किसी की माता पिता गुम गए हैं। लगभग 1300 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है, बहुत सारे लोग विस्थापित हो गए हैं, बहुत सारे लोग इस वक्त तरह तरह की विपरीत परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। ठीक, अब बाढ़ आई तो बाढ़ आने के क्या क्या कारण रहे वो भी महत्वपूर्ण है। बाढ़ आने के क्या कारण इसमें देखे गए, बाढ़ की स्थितियां जब आई तो एक कारण तो यह है कि वहां पर जो बरसात की स्थितियां हैं, बरसात कई क्षेत्रों में 400 सेंटीमीटर से ज़्यादा दर्ज की गई थी। बरसात के अलावा अब यहाँ पर एक जो प्रमुख पॉइंट आज के टॉपिक से जुड़ता है वो है क्लाइमेट चेंज का। तो जलवायु परिवर्तन की विपरीत परिस्थितियों के चलते जो हिमालयी बेल्ट में ग्लेशियर मौजूद हैं, ठीक, हिमालयी बेल्ट हो, काराकोरम हो या फिर आपका हिंदुकुश वाला क्षेत्र हो, वहां पर जो ग्लेशियर मौजूद है, ग्लेशियरों की बर्फ बहुत तेजी से पिघलने लगी है। इसको एक बड़ा कारण माना गया है क्योंकि ग्लेशियर से ही नदियां नीचे निकलती हैं, हम देखते हैं। तो उन ग्लेशियरों से जो पानी है वो बहुत तेजी से अब बढ़ के निकल रहा है। तो पिछले दिनों हमने देखा कि इस साल की ही अगर पूरी बात करें तो जो गर्म दिनों की संख्या थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ठीक, और गर्म दिन आने वाले समय में भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसका कारण क्या है, जलवायु परिवर्तन। तो ग्लेशियर्स की बर्फ जैसे जैसे पिघलती जाएगी वैसे वैसे जो पानी है, पानी की सप्लाई कुछ समय के लिए कई क्षेत्रों में बढ़ जाएगी। यानी हमें ऐसा देखने को मिलेगा कई क्षेत्रों में बहुत तेजी से बाढ़ आने लगेगी और कई सारे क्षेत्र फिर सूखाग्रस्त भी होते जाएंगे। चीन वाला जो क्षेत्र है वो सूखाग्रस्त होता जा रहा है, रिपोर्ट्स में देखने को भी मिला है। तो ये जो ग्लेशियर्स है कहाँ कहाँ है, अगर हम मैप में देखें तो वृहद हिमालय वाला क्षेत्र मौजूद है जहां पर ग्लेशियर्स हैं, हिंदुकुश है, ठीक, और काराकोरम वाला क्षेत्र। इन तीनों में मिलाकर लगभग 55,000 के आसपास जो ग्लेशियर हैं यहाँ मौजूद हैं। 55,000 में से जो 7,000 ग्लेशियर हैं वो पाकिस्तान वाले क्षेत्र में पानी के बहाव का कारण बन रहे हैं। तो आप सोच कर देख सकते हैं कि भारत वाले क्षेत्र में लगभग 16,000
627 के आसपास ग्लेशियर्स मौजूद हैं। इन ग्लेशियर से अगर भारत में फिर बाढ़ जैसी स्थितियां ऐसा आएगी, ग्लेशियर्स के पिघलने की दर तेज होगी, तो भारत की स्थितियां भी खराब हो सकती हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में जो ग्लेशियर्स मौजूद हैं, जो बर्फ वहां पर मौजूद है, वो मीठे पानी का या हम कहें पीने योग्य पानी का एक स्रोत है। और भारत के अंतर्गत अगर बात करें या पूरे विश्व की ही बात कर ले, तो वहां पर इन दोनों स्रोतों के बाद फिर हिमालयी जो क्षेत्र है वो फिर ग्लेशियर्स का एक बड़ा स्रोत है, और पीने योग्य पानी या हम कहें कि मीठे पानी का एक बड़ा स्रोत होता है। ये जैसे जैसे पिघलते जाएंगे वैसे वैसे जलवायु परिवर्तन की स्थितियां और भयानक रूप लेती जाएंगी। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो किससे जुड़ता है कि अब जो डिमांड आई है वो आई है कि अब हमें कंपनसेट किया जाए विकासशील देशों की तरफ से, और इसकी मांग उठाई है पाकिस्तान ने। तो जलवायु हर जाने का विचार दरअसल क्या है इसको देखें। तो भीषण बाढ़ की आपदा देख ही ली, तो जलवायु परिवर्तन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार ठहराया गया विकसित देशों को, अमेरिका जैसे देश, चीन जैसे देश। चीन तो अपने आप को विकासशील कहता है, लेकिन उसकी जो स्थितियां हैं वो किसी विकसित देश से कम नहीं लगती। यूके की बात कर लें, रूस की बात कर लें, ठीक। तो पाकिस्तान ने अब क्या कहा कि हमें क्षतिपूर्ति चाहिए या फिर हमें मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का कहना है कि ऐतिहासिक रूप से हमने तो उत्सर्जन किया नहीं, और हमारा जलवायु परिवर्तन में या उस उत्सर्जन में एकदम नगण्य योगदान रहा है, ठीक। और जलवायु परिवर्तन के प्रति जो सुभेद्यता है वो पाकिस्तान जैसे देशों की ज्यादा है। किस सेंस में ज्यादा है? एक तो विकासशील है, इनके पास इतने ज्यादा आर्थिक संसाधन और तकनीक नहीं है, ठीक। इसके अलावा जो क्षेत्र वहां पर मौजूद है वहां पर बाढ़ वाली स्थितियां भी आ रही हैं। अगर द्वीपीय देशों की बात करेंगे तो वो और ज्यादा इसके प्रति सुभेद्य होंगे, या फिर तटीय जो क्षेत्र है किसी भी देश के वो बहुत ज्यादा सुभेद्य है। तो 1300 से अधिक लोगों की वहां पर मौत हुई है, अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है, आर्थिक क्षति हुई है लगभग 12.5 बिलियन डॉलर्स की, ऐसा बताया गया, इससे ज्यादा भी हो सकती है। बेरोजगारी दर से बढ़ जाएगी, ठीक। जो महंगाई है वहां पर वो बढ़ जाएगी। तो इन सभी चीजों का हर्जाना अब विकसित देशों को देना चाहिए, ऐसा पाकिस्तान की मांग है। तो यह मांग करने वाला पाकिस्तान एकमात्र देश नहीं है। अगर कोई ये पूछे कि क्या पहली बार ऐसी मांग की गई है, तो नहीं, इसके पहले भी जो विकासशील देश हैं वो ऐसी मांग करते रहे हैं, खासकर छोटे द्वीपीय देश, क्योंकि सबसे ज्यादा जलमग्न होने का खतरा उन्हें ही है। जैसे ही समुद्र के जलस्तर में वृद्धि होगी, समुद्र का जलस्तर कैसे बढ़ जाएगा? जैसे जैसे ग्लेशियर से पिघल के उनका जल समुद्र में मिलता जाएगा, समुद्र का जलस्तर बढ़ता जाएगा। जो जमीन है अभी के लिए हमें दिखती है, न्यूजीलैंड है या फिर कोई छोटे देश है, द्वीपीय देश, वो सीधे सीधे डूब जाएंगे। तो मलेशिया की बात कर सकते हैं। तो जलवायु आपदाओं की वजह से जो नुकसान और क्षति हुई है, अब उसको पूरा करना होगा, और वित्तीय मुआवजे के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय तंत्र की स्थापना की जानी चाहिए, ऐसी भी बात की गई है। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन वार्ताओं और अन्य मंचों पर भी इसके पहले ये मुद्दा कई बार उठाया जा चुका है, लेकिन जो विकसित देश हैं उन्होंने इसको पूरी तरीके से तो स्वीकार नहीं किया, उल्टा कड़ा प्रतिरोध भी देखने को हमें मिला था। लेकिन जो आर्गुमेंट इस बात को लेकर के हैं उन्हें हमें जानना चाहिए कि क्या क्या तर्क दिए गए हैं। पहले तो उन्होंने कहा है कि इस उत्सर्जन में जो ऐतिहासिक रूप से जिम्मेदार हैं, मतलब 1850 के बाद के जो देश औद्योगिक क्रांति में बहुत ज्यादा आगे थे, वो इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो आपदाओं से होने वाले नुकसान और क्षति के लिए मुआवजा उन देशों को देना चाहिए जो इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। एक शब्द आया है पॉल्यूटर पेज, तो इस सिद्धांत को पहले ही अपना लिया गया है, और अब जो कहा गया है कि हर्जाना देना होगा, ये इसी सिद्धांत का एक विस्तारित रूप हमें दिखाई देता है। पॉल्यूटर पेज का मतलब जो लोग इस प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं उनको ही हर्जाना भरना होगा। तो उपचारात्मक कार्रवाई की लागत के लिए भुगतान करना होगा, और पर्यावरणीय क्षति के लिए जो पीड़ित हैं उनको भी क्षतिपूर्ति करनी होगी। तो क्षतिपूर्ति कितनी हो सकती है इस पर भी अभी हम बात करेंगे, किस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे, किस तरीके से देना होगा। तो जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क में इसकी बात कही गई है। हम देख सकते हैं कि औद्योगिक युग की जब शुरुआत हुई 1850 के आसपास, उसके बाद से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में सबसे ज्यादा योगदान जिन देशों ने दिया उसमें ब्रिटेन, यूएसए और यूरोपियन यूनियन के देश शामिल हैं। लगभग 50% का योगदान केवल इन तीनों के जरिए ही दिखाई देता है। उसमें अगर हम रूस, कनाडा, जापान और ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल कर लें तो संयुक्त योगदान लगभग 65% के आसपास आ जाएगा, जो कि इस वक्त जो जितना भी पॉल्यूशन किया गया है, उत्सर्जन किया गया है, उसका लगभग 2/3 हिस्सा बनाता है। भारत की बात करें तो भारत वर्तमान में तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है, और ऐतिहासिक उत्सर्जन का 3% हिस्सा अपने पास रखता है। यानी जो उत्सर्जन है उसमें भारत का लगभग 3% योगदान रहा है। चीन सबसे बड़े उत्सर्जक के रूप में सामने आता है, और चीन का योगदान लगभग 11% है।
कुल उत्सर्जन में। ठीक, तो ऐतिहासिक जो जिम्मेदारी की बात की गई है वो महत्वपूर्ण है, खासकर उन देशों के लिए जो अब तक अपने आप को विकसित कर चुके हैं, तकनीकों का निर्माण कर चुके हैं और अब कह रहे हैं कि कटौती करनी है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव तो सभी देशों पर होगा ना, किसी एक देश पर तो होगा नहीं। हालांकि प्रभाव इस हिसाब से अलग अलग देखने को मिलेगा कि विकसित देशों के पास तकनीक है उस प्रभाव को कम करने की, अपनी जनता को इससे बचाने की। इसके अलावा उनकी जीडीपी पहले से ही बहुत बेहतर है, लेकिन जो गरीब देश है उनके पास ना तकनीक है ना ऐसे कोई संसाधन है, तो सबसे ज्यादा नुकसान उनको ही उठाना पड़ेगा। इसके अलावा ऐतिहासिक जिम्मेदारी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन एक समय कर दिया गया तो वो सैकड़ों सालों तक वातावरण में मौजूद रहेगी और वही कार्बन डाइऑक्साइड फिर ग्लोबल वार्मिंग का भी कारण बन रही है। तो ये भी एक बड़ा तर्क है इस बात को लेकर के कि पैसे देने चाहिए। अब कार्बन एमिशन का अगर हम देशों के हिसाब से पर कैपिटा यानी प्रति व्यक्ति उत्सर्जन को देखें तो इसमें आपको सबसे आगे दिखाई देगा यूएस। यूएस में एक व्यक्ति 14.4 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है। वहीं चीन में देखेंगे तो 7.1 टन प्रति व्यक्ति। याद रखिएगा, वैसे ओवरऑल देखेंगे तो चीन सबसे ज्यादा कर रहा है, लेकिन प्रति व्यक्ति क्योंकि चीन की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। ठीक, यूएस की तो जनसंख्या कम है, उसके बावजूद उनकी प्रति व्यक्ति जो है 14.4 टन निकल रही है, यानी बहुत ज्यादा पॉल्यूशन इन लोगों ने किया है। इंडिया का 1.7 टन प्रति व्यक्ति उत्सर्जन हमें देखने को मिलता है। अब जिम्मेदारी स्वीकार करने की बात पर भी एक बार फोकस कर लें तो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC जो कि 1994 से लागू हुआ था, इस पर कुछ हमें स्पष्ट विवरण देगा। लेकिन अब जो विवरण है वो कितना स्पष्ट है इसको देखें तो जलवायु परिवर्तन से लड़ने के वैश्विक प्रयासों के व्यापक सिद्धांतों को इसके अंतर्गत अपनाया गया, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। और कहा गया कि राष्ट्रों की विभेदित लेकिन सभी की जिम्मेदारी है, यानी जिस राष्ट्र ने जितना उत्सर्जन किया है वो उसके लिए ज्यादा जिम्मेदार है, जिसने कम किया है वो कम जिम्मेदार है। इसलिए जो जलवायु परिवर्तन सम्मेलनों के अंतर्गत हम नियम तय कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत उत्सर्जन को कम करने के, कटौती करने के, उसमें अलग अलग स्तरों पर जिम्मेदारी सौंपी जाएगी कि किसको कितना उत्सर्जन में कटौती करनी है, उसके हिसाब से नियम बनेंगे। तो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वित्त और प्रौद्योगिकी दोनों की ही आवश्यकता होगी, और ये कहां से आएगी? ये विकसित देशों को ही देनी होगी, विकासशील देशों को। और प्रतिवर्ष $100 बिलियन की राशि विकसित देशों द्वारा विकासशील या अल्प विकसित देशों को दी जाएगी, ये इसके अंतर्गत तय हुआ। हालांकि जो वादे किए गए वो पूरे नहीं हुए और आज भी विकसित देश इस बात को या फिर अपने इस वादे को पूरा करने से हिचकते हुए दिखते हैं। अभी कहीं से कोई भी पेमेंट आनी शुरू नहीं हुई है। इसके अलावा जो $100 बिलियन की राशि है ये केवल कंपनसेशन के रूप में दी जानी है, यानी कि जो कार्बन उत्सर्जन में योगदान दिया है, ना कि हर्जाने के रूप में दी जानी है कि जिस देश को जितना नुकसान हो रहा है, आर्थिक नुकसान हो रहा है, उसको दी जाए। ठीक, तो क्षति की पूर्ति के लिए नहीं दी जा रही। इसके अलावा UNFCCC का जो डॉक्यूमेंट है उसमें नुकसान और क्षति का उल्लेख नहीं किया गया है, क्योंकि जिस समय की ये संधि है 1994 की अगर हम बात करें तो उस समय जलवायु आपदाएं इस तरीके से नहीं घटती थी कि लगातार घटती जा रही हों। तो ऐसा माना ही नहीं जा रहा था कि जो आपदाएं हैं वो जलवायु परिवर्तन के कारण आ पाई है या फिर किसी अन्य वजह से आई है। आपदा को केवल एक आपदा के रूप में देख रहे थे, इसके प्रभाव के रूप में नहीं देख रहे थे। ठीक, तो इस मांग का भी विकसित देशों ने कड़ा प्रतिरोध किया जो $100 बिलियन की बात आई थी, और अब तो फिर जब क्षतिपूर्ति की बात आई है तब फिर देखेंगे। हालांकि क्षतिपूर्ति को लेकर के जब बात उठी तो एक कन्वेंशन या फिर एक संधि आएगी, वार्सा इंटरनेशनल मैकेनिज्म WIM, जो जलवायु आपदाओं से प्रभावित विकासशील देशों को क्षतिपूर्ति की एक तरीके से पहली औपचारिक स्वीकृति प्रदान करता है। इसमें पहली बार विकसित देशों ने माना कि हाँ, क्षतिपूर्ति दिया जाना एक कारण बन सकता है, उनको कंपनसेट किया जाना जरूरी हो सकता है। 2013 में इसको स्थापित किया गया। ठीक, COP 19 की बैठक में। अब लेकिन अगर हम इसके इम्प्लीमेंटेशन पर बात करें तो अभी तक किसी भी तरह की कोई फंडिंग भी नहीं हुई है, फंडिंग को लेकर कोई मैकेनिज्म भी नहीं बना है और किसी भी तरह का कोई फंड देने का वादा भी नहीं किया गया है। फिर ग्लासगो जलवायु सम्मेलन भी हुआ, उसमें वित्त पोषण व्यवस्था पर चर्चा के लिए 3 साल के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया कि जो $100 बिलियन की बात पीछे की गई थी वो किस तरीके से दी जाएगी। तो अब एक टास्क
फोर्स बनाई गई है, फिर वो आगे के लिए देखेगी व्यवस्था को कि कैसे किया जाना है। अच्छा, इस पूरी व्यवस्था में अगर हम देखें तो चुनौती क्या हो सकती है, मतलब अगर कह दिया गया है तो चैलेंजेस कहाँ पर आएंगे कि विकसित देश क्यों नहीं देना चाहते पैसे। पहली बात तो पैसे कोई नहीं देना चाहता, लेकिन अगर उनको देने के लिए जिम्मेदारी उनकी तय भी कर दी गई है फिर भी वो क्यों नहीं दे पा रहे। पहला तो यह है कि नुकसान और क्षतिपूर्ति के जो दावे हैं वो अरबों डॉलर तक जा सकते हैं। मतलब एक बड़ी संख्या में लोग कह सकते हैं, देश कह सकते हैं कि हमारे यहाँ नुकसान हुआ है। तो इतने बड़े नुकसान की भरपाई कैसे कोई भी देश कर पाएगा। अब संयुक्त राष्ट्र कार्यालय है UNOCHA, उसकी एक रिपोर्ट बताती है, उसमें बहुत सारे पॉइंट हैं जिस टॉपिक में हमें और क्लैरिटी देंगे। जैसे रिपोर्ट में क्या बताया गया है कि आपदाओं से संबंधित वार्षिक वित्त पोषण अनुरोध 2019 से 2021 के बीच में लगभग 15.5 बिलियन डॉलर के आसपास औसत रूप से हमें देखने को मिले। 2020 में भारत और बांग्लादेश में जब अम्फान चक्रवात ने तबाही मचाई, तब फिर जो आर्थिक नुकसान था उसका आकलन जब किया गया तो लगभग 15 बिलियन डॉलर के आसपास ये नुकसान भारत और बांग्लादेश में हुआ। तो संख्या बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। यूएस के उत्सर्जन को अगर हम देखेंगे तो अन्य देशों को यूएस की वजह से 1.9 ट्रिलियन डॉलर से अधिक का नुकसान हुआ है, ऐसा अनुमान लगाया गया है। तो ये जो इतने नुकसान आपको देखने को मिल रहे हैं, तो ये देश कैसे इस बात को स्वीकार लेंगे, या फिर जब देना ही पड़ जाए तो फिर देने से अच्छा बचना, एक तरीके से बचने के रास्ते निकालेंगे। ठीक, इसके अलावा गैर आर्थिक नुकसान की भी अगर हम बात करें तो जैसे किसी व्यक्ति की लाइफ चली गई, कई लोग वहां पर मर गए, तो जीवन की हानि, विस्थापन, प्रवास, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक विरासतों को नुकसान, जो वहां पर संरचनाएं मौजूद हैं वो भी तो बाढ़ में खराब होंगी, वो भी तो तूफान में टूटेंगी, इसकी भी दिक्कत है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन से वार्षिक आर्थिक नुकसान वर्ष 2030 तक 290 बिलियन डॉलर से 580 बिलियन डॉलर के बीच आ सकता है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि कितनी बड़ी राशि यहाँ पर बन सकती है, जो हर्जाने और जुर्माने के तौर पर अगर वो इस बात को स्वीकार कर लेते हैं विकसित देश, तो उनको देनी पड़ जाएगी। तो पैसा क्यों देगा। इसके अलावा नुकसान और क्षति का अनुमान लगाने में व्यावहारिक कठिनाइयां भी हैं कि जो नुकसान हुआ है वो केवल क्लाइमेट चेंज की वजह से आने वाली आपदा से हुआ है, या फिर जो आपदा है उसमें मनुष्य या फिर वहां रहने वाले लोगों का भी हाथ है। यानी जो कुशासन की हम बात करते हैं ना, कि नगर पालिका ने या नगर निगम ने वहां की नालियां ही नहीं साफ कराई, ड्रेनेज सिस्टम ही बेहतर नहीं है। ठीक, तो जो पर्यावरणीय क्षति है जरूरी नहीं कि वो केवल जलवायु परिवर्तन की वजह से ही हुई हो, वहां पर रहने वाले लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं, वहां की सरकार या वहां का प्रशासन जिम्मेदार हो सकता है। ये एक बड़ी कठिनाई हो सकती है इसके सामने। ठीक, तो अब सवाल ये हो सकता है कि आगे की राह फिर क्या हो, क्या सॉल्यूशन निकाला जाए। तो चूंकि इसमें एक अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान ने इसकी जो डिमांड की है वो अच्छी बात है, और इस तरह के मुद्दों को एक बार फिर से जो है विश्व के सामने लाने की यहाँ पर स्थिति दिखाई दे रही है। भारत की भी यहाँ पर डिमांड रही है, और जो देश हैं उनकी बातों को भी इससे बल मिलेगा। तो आने वाले समय में एक और बैठक होनी है यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज की, COP27 मिस्र में इसका आयोजन किया जाएगा। आयोजन होगा 7 से 18 नवंबर 2022 के बीच। कहाँ होगा आयोजन? शर्म अल शेख में, मिस्र में। तो इस बैठक के दौरान भी इस मुद्दे को सामने रखा जा सकता है, जहां पर फिर जैसी सहमति बनेगी वो हमें उस दौरान पता चलेगी। और उम्मीद है कि इस कठिन मुद्दे पर या फिर इस बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर देशों की सहमति बने और पिछले जो वादे किए गए हैं उनको भी पूरा किया जाए, ताकि आने वाले समय में जो विकासशील देश हैं उनको तकनीक या फिर जो वित्त है उसकी उपलब्धता सुनिश्चित हो सके, और वो भी अपने बचाव के रूप में या फिर अपने आप को सुरक्षित करने के लिए प्रयास कर सकें। सवाल क्या बना? सवाल देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वॉर्सो इंटरनेशनल मैकेनिज्म को COP19 में अपनाया गया। दूसरा, COP26 की बैठक 2019 में यूनाइटेड किंगडम में आयोजित की गई। आपको बताना है कि कौन सा या कौन से कथन सही है, विकल्प दिए हुए हैं कमेंट सेक्शन में, इसका जवाब देना है। मेंस वाला जो प्रश्न है वो भी महत्वपूर्ण है, इसको भी लिखने का अभ्यास जरूर कीजिए क्योंकि ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। जलवायु क्षतिपूर्ति की अवधारणा क्या है? जलवायु परिवर्तन की बढ़ती घटनाओं के दौरान इसकी मांग में वृद्धि क्यों देखी जा रही है, चर्चा कीजिए। 250 शब्दों में इसे जरूर से फ्रेम कीजिएगा। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है आपने कुछ सीखा होगा। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। शुक्रिया।